बनारस का अपना एक सांस्कृतिक इतिहास रहा है। भारत में एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी होने के साथ साथ ये कला की राजधानी के रूप में भी मशहूर है। और विशेषकर जब हम बात करते हैं हस्तशिल्प कला की, तो इसके बनाए गए उत्पाद जो यहाँ बनते हैं वो न केवल भारत में बल्कि देश विदेश में भी अपनी एक खास पहचान रखते हैं। इस हस्तशिल्प कला के बारे में और विस्तार से बातें करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर रजनीकांत जी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, हम बनारसी जो भी हस्तशिल्प कला है उसका एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, तो हम सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि ये हस्तशिल्प कला जो हमारे बनारस की है ये कितनी समृद्ध है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। दुनिया का सबसे प्राचीन जी रहने वाला शहर, जिसे कहा गया कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड, 5000 साल से पुराना तो इसका एक इतिहास लिखित दस्तावेजों में है जी। लेकिन काशी के लिए कहा गया कि बियॉन्ड द हिस्ट्री। ये शिव का शहर है और शिव का बसाया हुआ शहर है, और शिव अपने आप में एक शिल्प की प्रतिमूर्ति है। जब हम शिल्प साधना की बात करते हैं तो भगवान शिव शंकर की वो नृत्य करती हुई नटराज की वो विहंगम प्रतिमा हम लोग के सामने उभर आती है, और लोग कहते हैं कि शायद यही शिल्प की जो शुरुआत है वो यही है। और काशी में तो कण कण में अगर शंकर विद्यमान है तो उसके साथ साथ में यहाँ कण कण में हस्तशिल्प भी विराजमान है जी। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जी। और यहाँ पे चाहे हैंडलूम की बात हो, हैंडीक्राफ्ट की बात हो, ये बड़ा विरासत वाला शहर है जी। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत लोकल से ग्लोबल, जी। ये उनका जो संदेश है वो काशी के साथ में एकदम सटीक बैठता है। बिल्कुल। यही कारण है कि काशी में पूरी दुनिया से आने वाले, चाहे पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो, सामान्य टूरिस्ट भी हो, वो काशी में आने के बाद धार्मिक क्रियाओं के बाद वो यहाँ पे सीधे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद से जुड़ते हैं, जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध है यहाँ के बनारस की साड़ियाँ। जी। तो वहीं से शुरुआत होती है। फिर तांबे पीतल के जो बर्तन हैं, मेटल का क्राफ्ट है, गुलाबी मीनाकारी है, लकड़ी के खिलौने हैं, लकड़ी की मूर्तियाँ हैं, वुड कार्विंग है, हाथी के अंधारी जाली क्राफ्ट है, वॉल हैंगिंग है, और इस तरह से ढेर सारी एक विरासत। सरकार की अपनी सूची में लगभग 28 हैंडीक्राफ्ट यहाँ के और शामिल हैं। तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे शिल्प है, और काशी को कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा गया है। दुनिया के सभी देश के लोग काशी में लगभग निवास करते हैं, तो उनके साथ भी उनकी परंपराएं यहाँ पे आई हुई हैं। तो यही विरासत है काशी की। और हमें लग रहा है कि शायद भगवान भोलेनाथ के साथ में जब काशी की उत्पत्ति हुई है तो उसी समय यहाँ शिल्प की भी उत्पत्ति हुई है, शक्ति की उत्पत्ति हुई है और साधना की उत्पत्ति हुई है। जी। एक शब्द आजकल बहुत हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे काम जनता के लिए कि जीआई टैगिंग का बहुत नाम चला है और ये शायद हस्तशिल्प से भी संबंधित है, तो ये जीआई टैगिंग क्या है सर? देखिए, जब हम कहते हैं कि जीआई टैगिंग जी, तो जब हम किसी उत्पाद को किसी भौगोलिक एरिया में जी ही उसका उत्पादन करते हैं, जिसका एक इतिहास होता है, एक भूगोल होता है, एक विरासत होती है, बनाने वाले लोग होते हैं, और वो सिर्फ उसी भूभाग के नाम से जाना जाता है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं जी। बनारस की साड़ी जी, नाम बनारस पहले आया, बनारस पहले आया। भदोही की कालीन जी, मिर्जापुर की दरी, बनारस गुलाबी मीनाकारी, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, वाराणसी वुड कार्विंग, बनारस जरदोजी, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद पीतल बर्तन, या कश्मीर की कारपेट जी। ये शब्द शहर के पहले आते हैं। इसका मतलब है कि इन उत्पादों को किसी ब्रांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में थोड़ा सा सरकारों की गलत नीतियों के चलते शिल्पियों को, बुनकरों को वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। अब ये बचेगा कैसे? WTO के एग्रीमेंट के बाद जब पूरी दुनिया का बाजार खुल गया
जब कहा गया ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी, जी तो कोई देश किसी देश में अपना सामान बेच सकता है बिना रोक टोक के। ऐसे में भारत को खतरा हुआ, और हमें कहने में कोई संदेह नहीं है कि सबसे बड़ा खतरा चाइना से उत्पन्न हुआ। और चाइना ने बनारस में नकली सिल भेजना शुरू किया, पावरलूम की मशीनें डुप्लीकेट आनी शुरू हुई, और बनारस जो कि सिल्क के लिए बंगलोरी कतान और कढ़ुआ साड़ी की बिनाई होती थी, उसके लिए मशहूर था, धीरे धीरे चीज़ें खत्म होने लगी। तो उस समय भारत के पार्लियामेंट में 2003 में कानून पास हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, जी जीआई, और ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है जो उस उत्पाद के कानूनी संरक्षण की गारंटी देता है जो उत्पाद उसी भूभाग में पैदा होता है या बनाया जाता है और सैकड़ों वर्षों से। तो उसका एक इतिहास, भूगोल, विशेषता, यूनिकनेस, स्पेसिफिकेशन, और अगर वो समाप्त हो गया तो जीआई नहीं हो सकता है। अगर शिल्पी हजारों साल से हैं, आज भी हैं, बुनकर हैं, किसान हैं, जैसे कृषि के उत्पादों का भी जीआई होता है। जैसे बनारस से लंगड़ाम का जीआई फाइल हुआ है, रामनगर का भंटा जीआई फाइल हुआ है, बनारस से लाल पेड़ा को जीआई फाइल किया गया, चिरेगांव से करौंदे के मुरब्बा को, करौंदा को फाइल किया गया है, बनारसी पान जीआई फाइल हुआ है, पान का पत्ता। तो ये चीज़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। तो यही जीआई की विशेषता है। और अभी तक भारत में 400 उत्पादों को भारतीय जीआई का दर्जा प्राप्त हो चुका है, जिसमें वाराणसी और आसपास का क्षेत्र सर्वाधिक है। 18 जीआई उत्पाद सिर्फ वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में है, वाराणसी के 18 उत्पाद, जिससे लगभग 20 लाख लोगों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ है और 22,500 करोड़ का सालाना कारोबार है। तो ये क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र तो ही है, जीआई की वजह से भी पूरी दुनिया में ये ख्याति प्राप्त है। तो बनारस के किन किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है सर? देखिए, बनारस में हम 2007 में जीआई का पहला दस्तावेज हमने फाइल किया था जी, और 2009 में ग्रांट हुआ। उसके बाद भदोही की कालीन, मिर्जापुर की दरी, गुलाबी मीनाकारी, मेटल रिपोजी क्राफ्ट, निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, गाजीपुर वाल हैंगिंग, ये नाम है, लेकिन इसमें वाराणसी जनपद शामिल है। मिर्जापुर पीतल बर्तन, बनारस जरदोजी, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट, वाराणसी वुडन लेकर वेयर एंड टॉयज, जिसका राम दरबार अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने G7 जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष लोगों को उसको दिया, और भी चीज़ों को उन्होंने दिया है। और सॉफ्ट स्टोन जाली क्राफ्ट, हाथी के अंदर हाथी, कसेरा समुदाय का मेटल रिपोजी क्राफ्ट, तो ये उत्पाद, और मऊ की साड़ी अभी लेटेस्ट में, उसको भी जीआई का दर्जा हुआ। चुनार का जो ग्लेस पॉटरी है, चुनार बलुआ पत्थर और मिर्जापुर पीतल बर्तन, ये जीआई मिल चुका है। तो कुल 18 उत्पाद ये हैं जिसको जीआई का दर्जा प्राप्त है। और ये कहने में गौरव हो रहा है कि देश के नहीं, दुनिया के किसी भी भूभाग में 18 हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को जीआई नहीं मिला है आज तक। ये हमारे बनारस के लिए निश्चय बहुत गौरव की बात है। और 14 उत्पाद और प्रक्रिया में शामिल है जीआई के। 14 उत्पाद और नहीं प्रक्रिया में शामिल है जी। हाँ, तो आने वाले 18 हैं और 14 और प्रक्रिया में शामिल है। बहुत तो ये तो बड़ा मतलब ये विरासत की धरती है जी। यहाँ की जो विरासत है उसकी धरती है। और यहाँ तो हर गली के अंदर में एक नई कला है, एक नया शिल्प है, एक नया खान पान है। बनारस तो मिठाइयों के लिए मशहूर है, और अभी तो मिठाइयों की शुरुआत सिर्फ लाल पेड़ा से हुई। अभी कितने मिठाई के उत्पाद यहाँ से जीआई होंगे उसकी अभी मतलब आगे हम लोग उसके बारे में प्लान करेंगे। और जो मिष्ठान निर्माता संघ है यहाँ पे, एसोसिएशन है, वो लोग उसकी तैयारी करेंगे। जी सर, एक चीज़ बताएं कि जैसे हम जब कुछ भी योजना बनाते हैं तो उसका हमें कुछ फ़ायदा होता है या हम कुछ उसका भविष्य सोच के ही ऐसा करते हैं। तो जो आपने जीआई प्रोडक्ट्स की बात की कि इसको जीआई टैग मिला, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? आप क्या देखते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर रहा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी। और यही बातें पूछी जाती हैं कि जीआई के बाद क्या। तो हम एक चीज़ स्पष्ट कर दें कि जीआई मिलना फर्स्ट स्टेप है जी। जीआई मिलने के बाद उस जीआई का टैग कौन इस्तेमाल करेगा जी। वो जीआई अथराइज यूजर
शब्द कहा गया है। जी। हर क्राफ्ट में जो जीआई होता है या प्रोडक्ट में जीआई होता है या कृषि का उत्पाद है जीआई होता है, उसमें जीआई अथॉराइज्ड यूजर का पंजीकरण होता है। पहले वो प्रक्रिया बड़ी जटिल और कठिन थी। हम आभारी हैं माननीय मोदी जी के, उनकी सरकार के, जिन्होंने अथॉराइज्ड यूजर के प्रक्रिया को अत्यंत आसान बना दिया। सिर्फ एक पन्ने का फॉर्म होता है, बेसिक जानकारी होती है और मात्र 10 रुपये फीस है 10 वर्ष के लिए जी। और कोई भी शिल्पी, बुनकर, किसान, उत्पादन करने वाला, ट्रेडर, एक्सपोर्टर, कोई सबके लिए 10 रुपये फीस है। जी। कोई भी उस फॉर्म को भर करके रजिस्टर प्रोप्राइटर से एनओसी लेकर के चेन्नई सीधे भेज सकता है और उसको जीआई का सर्टिफिकेट आता है, उसमें जीआई अथॉराइज्ड यूजर नंबर होता है, वही जीआई का टैग इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा बिना अथॉराइज्ड यूजर के जीआई का टैग कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम नाबार्ड ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और नाबार्ड ने हमारे संस्था के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश से 54 उत्पादों को जीआई कराने के लिए सहयोग दिया है जी। और उस 54 उत्पादों में अभी 14 उत्पाद तो जीआई ग्रांट हो चुके हैं और बाकी बहुत जल्दी ग्रांट होने वाले हैं जी। पहला। दूसरा, जीआई अथॉराइज्ड यूजर बनाने के लिए लगभग 1500 जीआई अथॉराइज्ड यूजर बनाने के लिए भी नाबार्ड ने सहयोग किया है। तो जो आपने कहा कि फायदा क्या हो रहा है जीआई अथॉराइज्ड यूजर का बनना, अब मेले से प्रदर्शनी में भागीदारी, दूसरी जगहों पे चर्चाएं, दूसरी जगहों पे बात, ये जब इसका फायदा हो रहा है उसका नतीजा क्या हुआ कि 28 से 32% तक जी। बाजार बढ़ा। शिल्पियों को, बुनकरों को, किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है क्योंकि अब बीच में बिचौलिया नहीं है। तो मेले में, प्रदर्शनी में, दूसरे स्थानों पे जीआई उत्पाद के साथ सीधे शिल्पी जा रहे हैं, बुनकर जा रहे हैं। अभी लखनऊ के सहारागंज मॉल में नाबार्ड के द्वारा प्रदेश स्तर की जीआई की एग्जीबिशन लगाई गई, जिसका उद्घाटन माननीय चेयरमैन नाबार्ड श्री जी.आर. चिंताला जी ने किया। अब पिछली बार भी वो हुआ था, 22 लाख रुपए से अधिक की बिक्री हुई थी। इसी तरह भारत सरकार, प्रदेश सरकार, एक जनपद एक उत्पाद के तहत तमाम प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर सहयोग करती है। उसका फायदा सीधे सीधे जीआई के शिल्पियों को, बुनकरों को मिल रहा है, सीधे मार्केटिंग हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए ई मार्केटिंग का दरवाजा खुल गया। ई मार्केटिंग का दरवाजा खुल गया जिसका बहुत बड़ा फायदा सीधे जीआई उत्पाद करने वाले शिल्पियों को, बुनकरों को, किसानों को मिल रहा है और हमें लग रहा है कि सबसे बड़ा फायदा यही है उनका। जी सर, तकनीकी हर क्षेत्र में अपना योगदान देती है, तो क्या ये तकनीकी हमारे हस्तशिल्प कला को बढ़ाने में भी योगदान इसका अच्छा है या इसको हम कह सकते हैं कि इसके लिए शायद इसकी वजह से हमारी हस्तशिल्प कला कहीं पीछे जा रही है? आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, तकनीकी का योगदान है जी, और प्रोडक्शन के काम में हम अगर तकनीकी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्शन में पीछे रह जाएंगे। लेकिन मशीनों के प्रयोग के करते करते हमको हाथ के प्रयोग को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि जो हैंडलूम है, जो हैंडीक्राफ्ट है, वो हाथ की कला है। इसी तरह किसान जो उत्पाद तैयार करता है उसमें भी गुणवत्ता की बात होती है, फूड प्रोडक्ट में गुणवत्ता की बात होती है। तो अभी भारत सरकार ने विशेषकर DPIT जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है और ट्राइफेड जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का हिस्सा है और जीआई रजिस्ट्री और नाबार्ड, ये चारों के संयुक्त प्रयास से ऑनलाइन मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा DC हैंडलूम और DC हैंडीक्राफ्ट के द्वारा ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। शिल्पियों को, बुनकरों को टूल किट्स दिए जा रहे हैं और क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है ताकि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सॉफ्ट लोन उनको मिल सके अत्यंत कम ब्याज पे, ताकि बड़े पैमाने पे वो सामान को तैयार करें, ई मार्केटिंग करें, टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करें ताकि समय पे उसकी डिलीवरी कर सकें। आप अगर समय पे डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये शिल्पी अब इस दिशा में काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया युवा जनरेशन का कि आत्मनिर्भर भारत के लिए युवा पीढ़ी सामने आए और अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए काम करे। उसमें नए स्टार्टअप जीआई में शुरू हो चुके हैं, नए स्टैंडअप जीआई में शुरू हो चुके हैं।
युवा सामने आ रहे हैं और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, युवा महिलाएं, लड़कियां इसमें शामिल हो रही हैं, जिसका एक बड़ा लाभ हमें लग रहा है कि उस समाज को मिल रहा है जो समाज धीरे धीरे करके हाशिए पे जा रहा था, वो वापस लौटने लगा है। और हमें लगता है कि शायद काशी की यह विरासत अब पूरी दुनिया में बड़े ही तेजी के साथ फैल रही है और देश के अन्य राज्यों के भी उत्पाद आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने हमारे स्टूडियो में आके हमें हस्तशिल्प कला से संबंधित, जीआई प्रोडक्ट से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे जो युवा हस्तशिल्पी हैं उनका मार्गदर्शन हुआ होगा, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।